तो चलिए आज भारत की आजादी की उस कमाल की यात्रा को समझते हैं। देखिए, ये कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है। ये तो असल में तीन अलग अलग संघर्षों की दास्तां है और इन्हीं संघर्षों ने मिलकर हमारे राष्ट्र को वो शक्ल दी जो आज है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे तीन अलग अलग हिस्सों में देखेंगे। हर दौर के अपने हीरो थे, अपनी सोच थी और अपने तरीके थे। सबसे पहले हम देखेंगे याचिकाओं का दौर, फिर जानेंगे कि कैसे एक मुखर राष्ट्रवाद का उदय हुआ और आखिर में उस जन आंदोलन के दौर को समझेंगे जिसने, कह सकते हैं, इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले चरण से। ये वो समय था, मतलब एक ऐसा दौर जब नेताओं को ये पूरा विश्वास था कि बदलाव आएगा, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर ही। उनका मानना था कि संवैधानिक सुधारों के रास्ते पर चलकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। पूरे भारत से नेता एक साथ एक मंच पर आ रहे थे ताकि एक आवाज में अपनी बात रख सकें। और उनकी मांग क्या थी? बस यही कि उन्हें ज्यादा अधिकार मिले और सरकार में बेहतर प्रतिनिधित्व मिले। और ये जो तरीका था ना, ये असल में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर एक गहरे भरोसे से आया था। उस वक्त के राष्ट्रवादियों को लगता था कि अगर वो अपनी बात को, अपनी शिकायतों को सही तरीके से तर्क के साथ रखेंगे तो अंग्रेज सरकार सुनेगी जरूर और अंत में सही फैसला ही लेगी। पर हुआ क्या? 20 साल गुजर गए। 20 साल तक याचिकाएं दी गईं, लेकिन हाथ कुछ खास लगा नहीं। तो जाहिर है लोगों का सब्र टूटने लगा। और बस इसी निराशा के बीच से एक नई आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जो पहले से कहीं ज्यादा मुखर थी, ज्यादा असर्टिव थी। और वो चिंगारी थी 1905 का बंगाल विभाजन। बस इसी एक फैसले ने जैसे पूरे देश में आग लगा दी। हर तरफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। और इसका एक और बड़ा असर ये हुआ कि कांग्रेस के अंदर जो नरम दल और गरम दल थे, उनके बीच की खाई और भी ज्यादा गहरी हो गई। ये सब कुछ हम इस टाइमलाइन में साफ साफ देख सकते हैं। और एक बात और, ये जो आज़ादी की लड़ाई थी, ये सिर्फ भारत की ज़मीन पर नहीं लड़ी जा रही थी। नहीं, दुनिया भर में जो भारतीय बसे हुए थे वो भी इसके लिए जोर शोर से समर्थन जुटा रहे थे। इस आंदोलन को एक ग्लोबल पहचान मिल रही थी। ये तस्वीर देखिए, ये हमें उस दौर की एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम भारत की सीमाओं से बाहर भी लड़ा जा रहा था। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया पहले विश्व युद्ध में फंसी हुई थी और दूसरी तरफ गदर आंदोलन जैसे ग्रुप्स विदेशों में रहकर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। अच्छा, अब चलते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम दौर की तरफ। इस दौर की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान के भारत आने से जिसने, कह सकते हैं, इस पूरे आंदोलन का चेहरा ही हमेशा के लिए बदल दिया। गांधी जी के आने से आंदोलन की पूरी दिशा ही पलट गई। उनका जो तरीका था सत्याग्रह, यानी बिना हिंसा के विरोध करना, वो इस पूरी लड़ाई का सेंटर पॉइंट बन गया। और सबसे बड़ी बात, इसी तरीके ने लाखों करोड़ों आम हिंदुस्तानियों को पहली बार आज़ादी की इस लड़ाई से सीधे सीधे जोड़ दिया। जलियांवाला बाग की इस घटना ने अंग्रेजी शासन का जो क्रूर चेहरा था, उसे पूरे देश के सामने लाकर रख दिया। और यही वो पल था जिसके बाद असहयोग आंदोलन को जबरदस्त ताकत मिली। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पूर्ण स्वराज के नारे के साथ अब घोल ही बदल चुका था। अब बात सिर्फ कुछ सुधारों की नहीं थी, अब चाहिए थी पूरी आजादी बिना किसी शर्त के। और इस नई अडिग मांग का सबसे बड़ा प्रतीक बना दांडी मार्च। सोचिए, नमक जैसे एक साधारण से कानून को तोड़कर ब्रिटिश साम्राज्य को कितनी बड़ी चुनौती दी गई। हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इस दौर में ना, लड़ाई एक साथ कई मोर्चों पर चल रही थी। मतलब एक तरफ तो गांधी इरविन पैक्ट और गोलमेज सम्मेलन जैसी राजनीतिक बातचीत हो रही थी, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर रहे थे। दोनों रास्ते साथ साथ चल रहे थे। और जैसे जैसे आज़ादी की मंजिल पास आती दिख रही थी, एक और बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौती सामने आके खड़ी हो गई। वो थी एक अलग देश, पाकिस्तान की मांग। इस एक मांग ने आज़ादी के बाद के भारत का भविष्य कैसा होगा, इसे लेकर एक बहुत बड़ा सवाल और गहरा बंटवारा पैदा कर दिया।
इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने भी क्रिप्स मिशन के जरिए एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन भारतीय नेताओं ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया। और इसके बाद आया भारत छोड़ो आंदोलन। ये अंग्रेजों के लिए अब तक का सबसे साफ और आखिरी संदेश था कि अब बस भारत छोड़ो। ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसका एक ही नारा था, करो या मरो। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, लड़ाई कई मोर्चों पर थी। तो ठीक इसी समय भारत के बाहर से आजाद हिंद फौज एक सशस्त्र संघर्ष चला रही थी। ये आजादी की लड़ाई का एक और बहुत अहम मोर्चा था। अब दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो चुका था और इसके साथ ही अब पूरा फोकस बदल गया। अब संघर्ष की जगह स्वतंत्रता की जो फॉर्मेलिटीज थी, जो सत्ता का ट्रांसफर होना था, उस प्रक्रिया पर सारी बातचीत आकर टिक गई। तो सालों का विरोध, अनगिनत बलिदान और लंबी लंबी बातचीत, इस पूरी मुश्किल प्रक्रिया का नतीजा आखिरकार निकला। सत्ता का हस्तांतरण हुआ और दो नए देश, भारत और पाकिस्तान, का जन्म हुआ। और इस तरह 60 साल से भी ज्यादा लंबे संघर्ष के बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। तो भारत की आज़ादी की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ लड़ाई के तरीके बदले, नेता बदले और यहाँ तक कि आज़ादी का मतलब भी कैसे विकसित होता गया। ये हमें बताती है कि कोई भी बड़ा बदलाव कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं होता। ये तो एक सफ़र है जो लगातार बदलता रहता है, विकसित होता रहता है।